प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद है कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसके बाद प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार यानी इसका ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए कि सन 1887 में एच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं, क्या गिरती हैं? किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो इस धातु में से इलेक्ट्रॉन जो है निष्कासित हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रकाश द्वारा किसी धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित करना जो है वो क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एच हर्ट्ज ने जो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को शो करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसका सेटअप कैसा था वो दिखाऊंगा। उसके बाद जो है इस विषय में जो है सन 1905 में साइंटिस्ट आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर 4 नियम दिए थे। ठीक, और जिसको हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। और आइंस्टीन को इन्हीं नियमों के लिए जो है सन 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पहले हम देखते हैं कि एच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उसका सेटअप कैसा था। अब देखिए, प्रयोग का संबंधन या एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप जो है इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये वैक्यूम ट्यूब है, एक निर्वात कक्ष है। तो यहाँ पर देखिए, निर्वात कक्ष का मतलब है कि इसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है, यहाँ से हवा भी निकाल दी गई है। और इस ट्यूब के अंदर, इस कक्ष के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रोड रख दी गई है। एक तो धातु की प्लेट है और इसको जो है बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है, और जो दूसरी प्लेट जो है, दूसरी इलेक्ट्रोड जो है उसे बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया गया है। और परिपथ में एक ये विद्युत धारा मापी भी लगा दिया गया है। तो शुरू में देखिए, जो प्रकाश की किरण नहीं है तो देखिए यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप है और कोई इस विद्युत परिपथ को पूरा करने वाला भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा मापी जो है यहाँ पर 0 शो करेगा, यानी इस परिपथ में कोई भी करंट नहीं चल रहा है, कोई भी विद्युत धारा नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण से इस धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। तो नेचुरल सी बात है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर के यहाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ से विद्युत आवेश जब इधर जाएगा तो ये एक किस्म से परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इस विद्युत धारा मापी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है, विद्युत धारा जो है बहने लगती है। ठीक, तो इस तरह से प्रकाश के प्रभाव से किसी भी धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसको बोल देते हैं हम। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो बात मैंने आपको बताई है वो मैंने सारे नोट्स में लिख दी है, और आप यहाँ स्क्रीन से भी इनको नोट कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ, और इन बातों को जो है
प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। इसमें से सबसे पहली बात ये है, पहला नियम ये है कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरती है उसी समय ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता, कोई भी टाइम लैग नहीं होती। ठीक, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है ये कहता है कि यदि किसी विशेष फ्रीक्वेंसी से कम की अगर लाइट है हमारे पास, किसी विशेष आवृत्ति से, यानी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं इसको, दहली आवृत्ति, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, कम आवृत्ति की प्रकाश है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अगर दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश हमारे पास आ रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। और तीसरी बात आती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, कि जितनी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, जितनी चमक अधिक होगी, दूसरे आसान शब्दों में कहें तो जितनी तीव्रता प्रकाश की अधिक होगी उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। ठीक, और चौथी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी गतिज ऊर्जा जो है, उनकी क्या गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश होगा उतनी ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर, इसकी चमक पर। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, उसकी आवृत्ति पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो ये चार बातें मैंने बताई, इनको मैं एक बार फिर से नोट्स में से रिवाइज करवा देता हूं कि प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता, कोई भी टाइम लैग नहीं होती है। जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह से टकराता है, टकराते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई यहाँ पर दहली आवृत्ति की, ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। दहली आवृत्ति को न्यू नोट से डिनोट करते हैं। ये न्यू ग्रीक भाषा का सिंबल होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसी में न्यू आता है, न्यू नोट बोलते हैं इसको। न्यू नोट से हम दहली आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इससे कम आवृत्ति की लाइट हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, और तीसरी बात हमने बताई प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी? प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक, लेकिन आवृत्ति पर प्रकाश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निर्भर नहीं करते। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। और चौथी बात जो हमने बताई यहाँ पर वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है किस पे डिपेंड करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब आइए मैं आपको प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में एक जानकारी और दे देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मेटल का सरफेस है, एक धातु की सतह है, और कोई यहां से हमने प्रकाश की किरण इसके ऊपर डाली। प्रकाश की किरण की फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग जो है v है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? हाफ mv²। अब देखिए कि अब जो यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है उसका एक कण मान के चलते हैं कि इसके एक कण में जो है ऊर्जा कितनी है? h न्यू है। h यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जस्ट अगले आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो इतनी इसकी सारी ऊर्जा थी, लेकिन इसमें से कुछ ऊर्जा यानी h न्यू 0, यानी न्यू 0 मैंने अभी आपको बताया था दहली आवृत्ति के बराबर होती है। इतनी ऊर्जा जो है इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस तक लाने में यूज होगी।
तो H न्यू जीरो तो होगी, यानी पूरी ऊर्जा तो इतनी थी, इतनी इसकी यहां तक इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज होगी या सरफेस से छुड़ाने में यूज होगी। ठीक, तो बाकी बची ऊर्जा जो है इसको क्या दे देगी, गतिज ऊर्जा दे देगी। तो ये पूरी प्रकाश की ऊर्जा थी, इतनी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से छुड़ाने में यूज होगी, बाकी बची हुई जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र इस तरह से बन जाता है। ठीक, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, उसके आधार पर हम इस प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक नया नियम पढ़ेंगे जिसको हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक, अब आइए मैं आपको एक और प्रेक्षण के बारे में बताता हूं जिसकी व्याख्या हम विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते, और वो प्रेक्षण है कृष्णिका विकिरण। तो कृष्णिका विकिरण से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कृष्णिका पिंड क्या होता है। ये एक ऐसा आदर्श पिंड होता है जिसके ऊपर एक ऐसी आदर्श बॉडी हम मान के चलते हैं जिसके ऊपर किसी भी आवृत्ति की विकिरणें आ जाए, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ जाए, वो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है इस तरह से। ठीक, तो अब एक विशेष टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए जिस भी आवृत्ति की यहाँ पर विकिरण है उसको अवशोषित कर लिया एक समान रूप से। ठीक, और फिर टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, एक विशेष टेम्परेचर तक ये गर्म होने के बाद क्या करेगी, हर एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की जो विकिरणें हैं उनको उत्सर्जित करेगी। ठीक, क्या करेगी, हर एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की, हर एक पॉसिबल आवृत्ति की विकिरणों को उत्सर्जित करती है। तो देखिए इस बॉडी को तो हम कहते हैं कृष्णिका पिंड या ब्लैक बॉडी, और इसके द्वारा जो रेडिएशंस इमिट होती है, जो विकिरणें निकलती है इसमें से, उनको हम कहते हैं कृष्णिका विकिरण। ठीक, अब देखिए कि इस बॉडी में से जो विकिरणें निकलती है ना, उसकी तीव्रता जो है इस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ से जो प्रकाश निकलता है, जो विकिरणें निकलती है, उनकी तीव्रता अधिक होगी। ठीक, और टेम्परेचर कम होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी, और किसी विशेष वेवलेंथ की जो विकिरणें हैं उनकी तीव्रता सबसे अधिक मिलेगी आपको। ठीक, तो इसको मैं एक ग्राफ द्वारा समझाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में जैसे एक्स एक्सिस की तरफ हमने तरंग दैर्ध्य और वाई एक्सिस की तरफ तीव्रता जो है वो शो कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए कि टेम्परेचर T1 और T2 दो टेम्परेचर पर, दो तापमानों पर हमने ग्राफ ड्रा कर रखा है। तो यानी ब्लैक बॉडी से जो विकिरणें उत्सर्जित होती है उनके लिए। ठीक है, तो अगर ब्लैक बॉडी का तापमान T1 है तो जो उत्सर्जित विकिरणें हैं उनकी तीव्रता, जैसे ये यहाँ पर है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरह से नैनोमीटर में ये तरंग दैर्ध्य दे रखी है इनकी। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 500 वेवलेंथ है उसकी तीव्रता इतनी है, 1000 वालों की तीव्रता इतनी है। ठीक, और जैसे इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा करके T2 कर देते हैं तो जिसकी तीव्रता देखिए सिर्फ इतनी सी थी, उसी वेवलेंथ वाली जो विकिरणें हैं उसकी तीव्रता देखिए इतनी हो जाती है। ठीक, इसी तरह से जिसकी तीव्रता इतनी सी थी उसकी तीव्रता इतनी हो जाती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तीव्रता भी जो है वो बढ़ जाएगी किसी विशेष वेवलेंथ की विकिरण की। अब यहाँ से ग्राफ से हमें एक चीज पता लग रही है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए तीव्रता मैक्सिमम होती है। देखिए पहले बढ़ती गई, उसके बाद एक विशेष तरंग दैर्ध्य आई, उसके लिए मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जो है फिर से तीव्रता कम होने लगी। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो मैक्सिमा जो है इसका जो है लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो कहने का मतलब ये है कि फिर जो अधिकतम तीव्रता वाली जो
विकिरण निकलेगी वो कम फ्रीक्वेंसी की निकलेगी। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, तापमान को अगर आपने और भी बढ़ा दिया ना, तो इस यानी T3 कर दिया यानी और भी बढ़ा दिया, तो मैक्सिमम यहाँ कहीं आएगा इसका। ठीक है, ऐसे यानी ये मैक्सिमा जो इस तरह से लेफ्ट की तरफ चलता हुआ जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रभाव है इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरह से ही एक ऐसा प्रभाव है जिसको आप विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें एक और सिद्धांत की आवश्यकता है जो इन दोनों कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दे, और वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। अब आइए देखते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे कोई एक वस्तु विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है या अवशोषित करती है, तो वो ऊर्जा जो है, विकिरण ऊर्जा जो है, वो कंटिन्यूअसली न तो उत्सर्जित कर सकती है और न ही अवशोषित कर सकती है, बल्कि ये छोटे छोटे बंडल के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो है ऊर्जा उत्सर्जित करती है और बंडल के रूप में ही ऊर्जा अवशोषित करती है। ठीक, या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊर्जा जाती है तो पैकेट्स के रूप में ही ऊर्जा जाएगी। ठीक, तो जब एनर्जी का पैकेट पूरा होगा तो ही ये ऊर्जा छोड़ेगा यहाँ से, और पैकेट पूरा होगा तो ही ये बॉडी ऊर्जा लेगी। ठीक, और इस तरह से जो विकिरण ऊर्जा का जो पैकेट है, इस पैकेट को हम कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम। जो एनर्जी का पैकेट है, जो बंडल है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो विकिरण ऊर्जा हम ले रहे हैं, अगर ये प्रकाश है, प्रकाश के केस में जो पैकेट है उसको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक विकिरण ऊर्जा है और ये इसका क्या है? क्वांटम है, क्वांटम के रूप में आ रही है। ठीक, और इसकी आवृत्ति है न्यू। तो इसके एक क्वांटम की ऊर्जा जो है वो इसकी आवृत्ति पर, इसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक, या इसको हम ऐसे कहें कि एक क्वांटम की ऊर्जा जो है इसकी विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा अधिक, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा कम। अब प्रोपोर्शनल के निशान को हम इक्वल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा, एक स्थिरांक लगेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है किसी भी क्वांटम की ऊर्जा के लिए। यहाँ पर h क्या है? h एक स्थिरांक है जिसको हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक स्थिरांक, या स्थिरांक को हम हिंदी में नियतांक भी बोल देते हैं। ठीक, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक, अब लास्ट बात इस प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत में ये बताई है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक पिंड से दूसरे पिंड में जब ऊर्जा जाती है तो ये h न्यू का कोई पूर्ण संख्या में गुणांक होगा। ठीक, या तो 1 h न्यू, या 2 h न्यू, या 3 h न्यू। ठीक, या n h न्यू, यानी इतनी ऊर्जा जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 1/2 h न्यू, इतनी ऊर्जा जो है इसमें ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो पूरा का पूरा पैकेट ही जाएगा, आधा पैकेट तो जाने का मतलब ही नहीं है। जब आधा पैकेट ही नहीं जाएगा तो हाफ h न्यू तो जाने से रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊर्जा जाएगी तो वो NH न्यू के बराबर ऊर्जा जाएगी। यहाँ पर n क्या है? कोई भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो है
पूर्ण संख्या है, आपको पता 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत में मैंने क्या बताया कि एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण ऊर्जा जो है वो कंटिन्यूअस न होकर के, सतत न होकर के असतत रूप से छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाती है। और इन बंडल्स को, इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और यदि ये विकिरण ऊर्जा प्रकाश है तो, प्रकाश भी आपको पता है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, तो प्रकाश का जो बंडल होता है ना, पैकेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक, और कोई भी विकिरण ऊर्जा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति न्यू है, तो जो क्वांटम की ऊर्जा है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब अगर आवृत्ति बढ़ी तो क्वांटम की ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति घटी तो क्वांटम की ऊर्जा घटेगी। क्लियर? तो ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप इक्वल में चेंज करोगे, बराबर के निशान में चेंज करोगे, तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना होगा। ठीक, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि E इज इक्वल टू एच न्यू को हम क्या कह सकते हैं? C बाई लैम्डा कह सकते हैं। ठीक, तो ये एनर्जी का दूसरा फार्मूला है। ठीक, और अब देखिए कि H की जो वैल्यू है वो 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 37 किलो जूल सेकेंड। ठीक, या 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। ठीक, और इसको अगर सीजीएस में लो तो इतने अरग से सेकंड होती है। क्लियर? और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो कुल ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो एच न्यू का कुछ न कुछ पूर्ण गुणज होती है। ठीक, एक क्वांटम की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होती है। और इसको अगर हम कहें कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन यहाँ पर क्या है? एक पूर्ण संख्या है, या जितने पैकेट जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी संख्या जो है वो क्या है? n है। अब देखिए आगे हमारा सबसे लास्ट और छोटा सा आर्टिकल आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैतीय व्यवहार, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द्वैतीय व्यवहार का मतलब डबल रोल, डबल व्यवहार कैसे है? अब ये कहता है कि जैसे अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के कई प्रभाव है, जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है। ठीक है, तो इनको हम केवल तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब प्रकाश को क्या माने? एक तरंग माने। तो देखिए विवर्तन है, व्यतिकरण है, इनका नाम आपने 10th साइंस में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो हम +2 की फिजिक्स में जो है इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने इतना याद रख लेना है कि ये लाइट के कुछ एक गुण हैं जिनको हम केवल तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को क्या माने, प्रकाश को क्या माने? तरंग माने। ठीक, जबकि कुछ गुण जैसे अभी आपने पढ़े थे, कृष्ण का विकिरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनकी व्याख्या हम केवल तभी कर सकते हैं जब प्रकाश को क्या माने? एक कण माने, यानी उसका क्वांटम या फोटोन के रूप में माने। ठीक, तो देखिए यहाँ का मेरा समझाने का मतलब ये है कि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं, विवर्तन है, व्यतिकरण वगैरह, ये केवल तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब हम प्रकाश को तरंग माने। कुछ गुण ऐसे हैं, कृष्ण का विकिरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये केवल तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब प्रकाश को क्या माने? कण माने। ठीक, तो इसका मतलब प्रकाश का जो है वो डबल रोल है। विद्युत प्रकाश की तरह से जितने विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं उनका क्या है? डबल रोल है, ड्यूअल नेचर है। ठीक, तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि प्रकाश के जो दोनों व्यवहार है उनकी आवश्यकता महसूस करते हुए दोनों को ही क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया है। और ये मान लिया गया है कि प्रकाश में क्या होता है? डबल रोल होता है, द्वैतीय व्यवहार होता है। ठीक, तो यहाँ पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर हम कुछ बातें इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो तीव्रता पर डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि प्रकाश की तीव्रता होने का मतलब है कि फोटोन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, प्रकाश की तीव्रता अधिक होने का मतलब फोटोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है।
एक फोटोन क्या करता है, एक पैकेट क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। जैसे फोटोन इससे टकराता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक, तो जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने फोटोन ज्यादा होंगे और उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। और जैसे सेकंड पॉइंट भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी अगर इससे कम है, दहलीय आवृत्ति से कम है, तो इसको सरफेस से छुड़ा ही नहीं पाएगी, इसकी ऊर्जा कम होगी, तो फिर ये निकलेगा कहां से। ठीक, और गतिज ऊर्जा जो आवृत्ति पे डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि आवृत्ति जितनी अधिक होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी, उसमें से कुछ तो इसको सरफेस से छुड़ाने में यूज हो जाएगी, बाकी सारी गतिज ऊर्जा में तो कन्वर्ट होगी। ठीक, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो विकिरणों का संचरण तो होता है तब तो तरंग वाला गुण शो करते हैं, लेकिन जब विकिरणों का किसी द्रव्य के साथ, किसी मैटर के साथ अन्वयन क्रिया करता है, जैसे भी अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ये केवल हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कण के रूप में माने। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।